शुरुआत करते हैं कि पाकिस्तान की खबर से। भारत के साथ जंग में बेकदरी करवाने वाले जनरल आसिम मुनीर ने अपने लिए फील्ड मार्शल का ओहदा सरकार से ले लिया है। भारत के साथ जंग में अपनी जीत बताकर उनकी फौज लाखों करोड़ों खर्च करके पाकिस्तान भर में जश्न मना रही है, लेकिन हकीकत ये है कि पंजाब के कुछ इलाकों को छोड़ दे तो देश के ज़्यादातर हिस्सों में सरकार और सेना के खिलाफ नाराज़गी बढ़ी हुई है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के बाद अब सिंध के लोग भी सड़कों पर हैं। मुद्दा नई नहर बनाने का है। कहा जा रहा है कि इन नहरों के बहाने प्यासे सिंध का पानी उस सूखे चोलिस्तान को दिया जाएगा, जहां कई बड़े नेताओं और फौजियों ने जमकर जमीन खरीदी है। ये पाकिस्तान के सिंध राज्य के गृहमंत्री ज़ियाउल हसन लंजर का पुश्तैनी घर है, जो नाराज भीड़ का निशाना बना। लोगों ने उसे जला दिया। वहां तैनात सुरक्षा कर्मचारियों को दौड़ाकर बुरी तरह से पीटा। यह घटना सिंध सूबे के नौशहरो फिरोज जिले के मोरो शहर की है। लोग महीनों से सिंध से 6 नई नहरें निकालने के प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। इस बार उन्होंने गाड़ियों को रोकने की कोशिश की तो पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई की। 2 लोगों के मारे जाने और कई के घायल होने के बाद भीड़ भड़क गई। भीड़ ने गाड़ियों पर हमला किया और ट्रकों को लूट लिया, लेकिन सबसे ज्यादा गुस्सा सूबे के गृह मंत्री ज़ियाउल हसन के घर पर उतारा। लोगों की नाराजगी इस बात को लेकर है कि सरकार उनसे बिना पूछे नई नहरें बनाने जा रही है। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के नाम पर पाकिस्तान की सरकार 6 नहरें बना रही है। इनमें से 5 उस सिंध से निकाली जाएंगी जिसकी संधि भारत ने स्थगित कर दी है। मकसद है बंजर पड़ी जमीन की सिंचाई, लेकिन जैसा कि पाकिस्तान में होता है, इस परियोजना से भी ज्यादा फायदा फौजियों को ही होगा, क्योंकि उन्हीं लोगों ने उस इलाके में जमीन खरीदी है जहां नहरों का पानी जाना है। इसलिए सिंध के लोग सरकार और सेना से नाराज हैं। सिंध की सरकार भी इस परियोजना के खिलाफ प्रस्ताव पास कर चुकी है। जरदारी और बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इसके खिलाफ है, लेकिन जब से पता चला है कि इससे कॉर्पोरेट फार्मिंग भी जुड़ी है तो लोगों का गुस्सा और बढ़ गया है। उनको अपनी जमीनें जाने का डर है। शायद इसलिए सिंध के तमाम राजनीतिक दल और संगठन सरकार और फौज के खिलाफ सामने आ गए हैं। सेव इंडस रिवर मूवमेंट से जमाते उलेमाए इस्लाम फजल, सिंध तरक्की पसंद पार्टी, GS सिंध, कौमी अवामी तहरीक के साथ ही ऑल सिंध लॉयर्स एक्शन कमेटी, कराची बार एसोसिएशन भी जुड़े हैं। जंग में भारत पर जीत का झूठा ढिंडोरा पीटकर सिंध के कराची और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में जश्न मनवा रही सेना के खिलाफ सिंध के दूसरे इलाकों में जबरदस्त गुस्सा है। अपने ही मुल्क में ये हाल है, लेकिन शहबाज शरीफ और मुनीर दुनिया भर से समर्थन जुटाने की कोशिश में हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार भारत के खिलाफ समर्थन बटोरने के लिए चीन गए हैं, जो पहले से ही पाकिस्तान के लिए नर्म रुख रखता है, लेकिन हाल के घटनाक्रम में भारत को लेकर उसका रुख सकारात्मक ही नजर आया। KPK और बलूचिस्तान में अलगाववादियों से मात खा रही पाकिस्तानी सेना को सिंध में नया मोर्चा खोलने से पहले एक बार जरूर सोचना होगा। और अब बात करते हैं हम गाजा की। गाजा में हजारों लोग अब तक मारे जा चुके हैं और लाख से ज्यादा जख्मी हुए हैं, लेकिन लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि इजराइल ने तो हमले और तेज कर दिए हैं। मरने वालों में बच्चों और महिलाओं की संख्या भी बढ़ती जा रही है। जो किसी तरह हमलों से बचे हैं, उनके सामने भूख का संकट गहरा हो गया है। खास तौर पर बच्चों पर इजराइल ट्रकों को दिखाकर कह रहा है कि उसने राहत के ट्रक आने दिए हैं जिनमें बच्चों के लिए खाना पीना है, लेकिन इस वक्त पहली ज़रूरत ये खाना बच्चों तक पहुंचाने की है ताकि उनकी जान बच सके। डेरल बला और पास के नुसरात शरणार्थी कैंप पर हमलों में मारे गए 38 लोगों में कई बच्चे भी थे।
गाजा में बच्चे इस वक्त हालात के सबसे बड़े शिकार हैं। हजारों बच्चों पर भुखमरी का साया है क्योंकि इजराइल सीमित संख्या में ही खाने पीने के सामान के ट्रक आने दे रहा है। जब दबाव बढ़ा तो इजराइल इस तरह की तस्वीरें जारी करके दुनिया को बता रहा है कि गाजा में मानवीय मदद पहुंच रही है। लेकिन ये मदद किसको मिल रही है? उसका कहना है कि यूएन के कई ट्रक गाजा पहुंचे हैं, जिनमें बेकरियों के लिए आटा, बच्चों के लिए खाना, मेडिकल मशीनरी और दवाएं वगैरह हैं। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल के हमले बंद नहीं हैं। बुधवार की सुबह गाजा पट्टी के कई इलाकों से धुआं उड़ता नजर आया। गाजा पर हमलों में मारे जाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 53,573 तक पहुंच गई है। 1,21,688 लोग जख्मी हैं, जिनमें 28,000 से ज्यादा महिलाएं और लड़कियां हैं। पिछले 24 घंटों में कुल 87 लोग मारे गए हैं और 290 घायल हुए हैं। हाल के दिनों में तेज हुए हमलों की वजह से रोज बरोज हताहतों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। लेकिन इस बीच इजराइल के सेना प्रमुख का ये बयान आशा भी पैदा कर रहा है कि वो अपने अभियान को तेज करने से रोकने के लिए तैयार हैं, बशर्ते इजराइल और हमास के बीच कोई डील हो जाए। אנחנו פועלים לפי תוכנית סדורה ועוברים לשלב הבא. חמאס ישלם את מחיר סרבנותו. הוא ייתקל בעוצמת אש. נרחיב את התמרון, נכבוש שטחים נוספים, נתאר ונשמיד את תשתיות הטרור עד להכרעתו. यूरोपियन यूनियन ने 17वीं बार रूस के खिलाफ पाबंदियों का ऐलान किया है, लेकिन रूस पर कोई फर्क पड़ता नहीं दिखाई दे रहा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन आज उस कुर्स्क इलाके में नजर आए जिस पर यूक्रेन के कब्जा हो गया था। हालांकि रूस की सेना महीनों से इसे मुक्त कराने का दावा कर रही थी, लेकिन आज पुतिन के वहां पहुंचने से यह संदेश साफ है।